Hello friends, welcome back to my YouTube channel. For more updates, you may subscribe my channel. आज हम बात करने वाले हैं 23 जनवरी के रिगार्डिंग लेटर जिसमें भारत सरकार ने स्टाफ साइड JCM से रिकमेंडेशन मांगे थे। तो उसके रिगार्डिंग टर्म ऑफ रेफरेंस शिव गोपाल मिश्रा सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड JCM की तरफ से लगभग 15 सूत्री टर्म ऑफ रेफरेंस भेजा जा चुका है। उसमें क्या क्या चीज़ें कही गई है उसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेटर देख लेते हैं। लेटर नंबर है JCM 2025 8th CPC 3 फरवरी 2025 को। इसमें लिखा गया है इट्स रिक्वेस्टेड दैट द स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग ऑफ द NCJCM should also be called for discussion the term of reference of the 8th CPC in detail before finalizing it। फाइनलाइज करने से पहले जो है टर्म ऑफ रेफरेंस पे चर्चा के लिए डिस्कशन के लिए वी आर होपिंग कि डिस्कशन के लिए बुलाया जाए। 15 सूत्री जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसको हम लोग देख लेते हैं। उसमें पहला कहा गया है टू एग्जामिन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ पे अलाउंस एंड अदर बेनिफिट्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स लाइक पेंशन ग्रेच्युटी and other terminals benefits etc to the following categories of employees। भारत सरकार के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए पे स्ट्रक्चर अलाउंस पेंशन ग्रेच्युटी सबकी रिवीजन होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जितने भी इंडस्ट्रियल ऑल इंडिया सर्विसेज के स्टाफ्स डिफेंस फोर्सेस एंड पैरामिलिट्रीज डाक विभाग कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी सबको इंक्लूड किया जाए। दूसरे नंबर में कहा गया है टू वर्क आउट द कम्प्रिहेंसिव रिवाइज्ड पे पैकेट्स फॉर द कैटेगरीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। जितने भी ऊपर मेंशन किए गए एम्प्लॉयज़ है डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो है कम्प्रिहेंसिव रिवाइज्ड पे पैकेट्स लाया जाए। तीसरा में है द कमीशन विल डिटरमाइन द पे स्ट्रक्चर। जितने भी बेनिफिट्स है वेलफेयर मैटर्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स उसको जो है इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर एक्रोड फार्मूला के तहत देखा जाए। उसके अनुसार जैसा कि आपको पता है 7th CPC में डॉक्टर एक्रोड फार्मूला को भली भांति लागू नहीं किया गया था। उसमें जो अभी जो है 3 फैमिली को आधार मान के लिया जाता है। उसके जगह पे जैसा कि इसका आधार दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने भी माना है कि जो 3 की जगह पे 3.6 फैमिली मेम्बर को लिया जाए। तो उस हिसाब से डॉक्टर एक्रोड फार्मूला के अनुसार जो है मिनिमम वेजेस तय किया जाए। उसके बाद दिया गया है मर्जर ऑफ पे स्केल लेवल 1 एंड लेवल 2 को मर्ज किया जाए। लेवल 3 को लेवल 4 से मर्ज किया जाए। लेवल 5 को लेवल 6 से मर्ज किया जाए। ये सारी चीज़ें। उसके बाद MSCP 16 साल में कम से कम 3 MSCP देने का प्रावधान किया जाए। उसके बाद है टू डिटरमाइन द इंटरिम रिलीफ टू बी सैंक्शन इमीडिएटली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर मेंशन्ड अबव। जो भी इंटरिम रिलीफ होता है उसको इमीडिएटली सैंक्शन किया जाए जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के स्टाफ्स है पेंशनर हैं उनके लिए, जो कि ऊपर में दर्शाया गया है कि कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ आते हैं। टू डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ DA इमीडिएटली टू बी मर्ज्ड विथ पे एंड पेंशन। जैसे ही पे एंड जो है पेंशन में चेंजेज आते हैं उसके अनुसार जब उस DA का परसेंटेज तय किया जाए।
और उसको इमीडिएटली रेगुलेशन में लाया जाए। उसके बाद आगे जो पॉइंट कहा गया है, टू सेटल द वेरियस CPC एनोमलीज, जितने भी 7 CPC में एनोमलीज रह गए थे उसको सेटल किया जाए 8 CPC में। बहुत सारे ऐसे इशूज़ थे जो 7 CPC में कंप्लीट नहीं हो पाए, तो उसको जो है 8 CPC में उसको कंप्लीट कर लिया जाए। आगे कहा गया है, टू वर्कआउट द इम्प्रूवमेंट्स नीडेड टू द एग्जिस्टिंग रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, डेथ कम रिटायरमेंट, ग्रेचुटी, फैमिली पेंशन, कम्यूटेड पोर्शन जो 12 साल के बाद जो है रिस्टोर किया जाए। उसके बाद टू रिव्यू एंड द रिस्टोर द डिफाइंड एंड नॉन कंट्रीब्यूटिव पेंशन स्कीम CCS, जो नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है यानी OPS, इशारों में OPS की बात कही गई है। अभी जो NPS UPS में जो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, इसमें आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है 10% की, वो नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम को लाइट में लाने का प्रयास किया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय स्टेप्स है। टू रिकमेंड टू द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी रिकमेंडेशन ऑफ CGSS हैसल फ्री और कैश फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए 8th पे कमीशन में बात होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए बहुत सारी लेंदी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और जो है रेफरल की समस्या बनी रहती है, तो इसको जो है एज पॉसिबल सेटल किया जाए। उसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल सब्सिडी को बढ़ा करके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक, जो कि अभी इंटरमीडिएट लेवल तक थी, उसको बढ़ा करके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक करने की बात की गई है। टू रिव्यू एंड रिकमेंड इंट्रोडक्शन ऑफ सच एडवांसेस विच आर रिक्वायर्ड इन द करेंट सर्कमस्टांसेस, जो भी करंट सर्कमस्टांसेस में एडवांसेस की ज़रूरत थी उसको जो है रिव्यू किया जाए और जितने भी एडवांसेस को ख़त्म किया गया है उसको रिस्टोर करने की बात की गई है। आगे कहा गया है कि टू कंसीडर पेमेंट ऑफ रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस, अभी जो रेलवे के अंदर में ट्रैक मेंटेनर ग्रेड के स्टाफ्स को सिर्फ रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस मिलती है, जो कि लगभग 3300 रुपये के आसपास मिलती है। उसको उसकी दायरा को बढ़ा करके जितने भी सेफ्टी कैटेगरीज के स्टाफ्स हैं रेलवे के अंदर में, उन सब स्टाफ्स को प्रोवाइड करवाया जाए। उसके बाद जो है टू कंसीडर द हाईली पेरेनियल रिस्क एंड हैजार्डस वर्किंग कंडीशंस, जितने भी जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में स्टाफ्स काम करते हैं, कार्यरत हैं, उनके लिए भी स्पेशल रिस्क अलाउंस, इंश्योरेंस कवरेज, कंपनसेशन इत्यादि की व्यवस्था किया जाए, क्योंकि वे लोग कंटिन्यूसली हैजार्डस कंडीशंस में काम करते हैं। तो ये थे स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी JCM की तरफ से 15 सूत्रीय जो सुझाव टर्म ऑफ रेफरेंस रिकमेंडेशन दिया गया है भारत सरकार को। तो भारत सरकार देखते हैं कितने रिकमेंडेशंस को मानती है। और फिटमेंट फैक्टर की बात जो है कही गई थी कि 7 CPC में फिटमेंट फैक्टर को सेटल नहीं किया गया था, तो इस बार भी होप कि इस फिटमेंट फैक्टर को कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, जितनी महंगाई दर है उसके अनुसार फिटमेंट फैक्टर कंपैटिबल हो और मिनिमम वेजेस में एक जो है पॉजिटिव इंक्रीज देखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल के साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि
HCPC और जितने भी OPS UPS से संबंधित जानकारी है आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।